अब इस इकोनॉमिक्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे और वो है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर का मतलब क्या है। तो जो विदेशी मुद्रा विनिमय दर का मतलब है कि किसी एक देश की एक मुद्रा की एक इकाई के बदले किसी दूसरे देश की कितनी मुद्रा की इकाइयों का विनिमय किया जा सकता है, उसे बोलते हैं उस देश की विदेशी मुद्रा विनिमय दर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर $1 इज इक्वल टू 40 रुपये है तो इसका मतलब है कि भारत की विनिमय दर है वो डॉलर के मुकाबले 40 रुपये। ठीक है ना। तो ये क्या है, विनिमय दर है। अब विनिमय दर को डिसाइड कैसे करेंगे दूसरे देश के साथ, तो इसकी दो प्रणाली है, एक है स्थिर विनिमय दर प्रणाली और एक है लचीली विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर प्रणाली आज नहीं चलती, आज नहीं चलती है, पहले चलती थी। आज तो सारी जो विनिमय दर प्रणाली होती है लचीली विनिमय दर से होती है। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जिसे सामान्यतः सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जबकि लचीली है या मार्केट के द्वारा कंट्रोल होती है। तो अब इसको देखते हैं। इसमें दो प्रकार की थी, स्वर्णमान और ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स और स्वर्णमान के अंतर्गत सबसे पहले स्वर्ण को देखते हैं। तो स्वर्णमान में हम किसी देश की विदेशी मुद्रा का साथ विनिमय दर को उस देश की मुद्रा में कितना सोने का यूज होता है या कितना सोने उसमें पाया जाता है उसके आधार पर किया जाता था। तो सोने के मूल्य के आधार पर उसमें वो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लें एक देश ए है जिसकी मुद्रा में 2 ग्राम सोना यूज होता है और एक देश बी है जिसकी मुद्रा में 4 ग्राम सोना यूज होता है। तो अर्थात अगर इनकी विनिमय दर हम बात करेंगे तो 2A बराबर B होगा। क्यों? अगर बी देश की मुद्रा है वो ज़्यादा महंगी है क्योंकि उसमें 4 ग्रेन है, जबकि ए देश की मुद्रा है उसमें 2 ग्रेन है। तो इस आधार पर विनिमय दर डिसाइड की जाएगी कि अगर बी है, बी की मुद्रा है वो ए की मुद्रा 2 मुद्राओं के बराबर बी की 1 मुद्रा होगी, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें ग्रेन की मात्रा ज़्यादा है, सोने की मात्रा ज़्यादा है। तो जितना सोने की मात्रा का उसमें यूज होता था विनिमय दर के अंतर्गत, उसी आधार पर दोनों देशों के बीच में विनिमय दर डिसाइड की जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रुपया, तो मान लेते हैं भारत के रुपये में 5 ग्राम यूज होता है सोना। ये 5 ग्राम भारत के रुपये का जो मूल्य आज भाई लगती है अपने पास वो 5 ग्राम रखती है 1 रुपये के बदले, और डॉलर है वो मतलब वो रखता है 10 ग्राम डॉलर। तो अर्थात 1 रुपये इज इक्वल टू मतलब $1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 रुपये। तो ये हो गई विनिमय दर। तो इसमें सोने के आधार पर डिसाइड की जाती है, इसलिए इसको स्वर्णमान बोलते थे। इसके बाद आई ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स का मतलब है कि विभिन्न देशों की जो मुद्रा है उसको किसी एक देश की मुद्रा के साथ संबंधित कर दिया जाता है, वो था डॉलर। कैसे था? जैसे ए देश है, बी देश है। अब इन दोनों देशों की मतलब जैसे मान लो भारत और बी देश हुआ जापान। अगर जापान की मुद्रा मान लेते हैं येन हो गई, ठीक है ना, और भारत की मुद्रा हो गई रुपया। अब इनको अगर आपको विनिमय दर के रूप से कैलकुलेट करना है तो इसमें तो आप कैलकुलेट करते थे रुपये, इसमें कितना सोना है उसके आधार पर। ब्रिटेन वुड्स में क्या है, किसी एक देश की मुद्रा को उसमें एक यूनिट बना जाता है, और एक देश की मुद्रा बनाई थी इसमें डॉलर। अब डॉलर में कैसे होता था कि 1 रुपया इज इक्वल टू मतलब 2 रुपया मतलब जैसे $1 बराबर 2 रुपये है, ठीक है। $1 बराबर 2 रुपये है, ठीक है ना। और या मान लेता हूँ मैं $1 बराबर 4 रुपये, मतलब $1 बराबर 4 रुपये है, ठीक है ना। और $1 बराबर 2 येन है। तो अब येन और रुपये में कंपेयर करना है तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये बराबर 1 येन, क्योंकि 1 बराबर 4 है और 1 बराबर ये 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब येन का मान कितना हो गया, अब भारत के रुपये के मुकाबले दोगुना हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तीसरे देश की मुद्रा को आप आधार बनाते हैं, और मुद्रा बनाई आधार आपने डॉलर। तो डॉलर को आधार बनाया, डॉलर से कंपेयर किया पहले जापान की मुद्रा के साथ, और फिर डॉलर का कंपेयर किया भारत की मुद्रा के साथ, और फिर दोनों को कंपेयर करने के बाद दोनों का हमने अनुपात निकाला और उससे हमने डिसाइड किया कि भारत और जापान की विनिमय दर कैसे होगी। तो ये विनिमय दर थी ब्रिटेन वुड्स विनिमय दर, जिसे 1970-80 के दशक में भी इसको भी समाप्त कर दिया गया। और इसमें यह था कि यूएस के डॉलर के साथ ये संबंधित थी। आईएमएफ द्वारा इसको डिसाइड किया जाता था, और कोई देश आईएमएफ की अनुमति मिलने के बाद ही उसकी मुद्रा को इसमें समायोजित कर सकता था। तो इस पर आईएमएफ का पूरा कंट्रोल था। ये पहले चलती थी, ठीक है ना, और इसको सरकार द्वारा मैनिपुलेट भी किया जाता था। अब जो विनिमय मुद्रा चलती है वो है लचीली विनिमय मुद्रा दर। इसमें क्या है कि किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर उसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लें भारत के रुपये की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाती है डॉलर के मुकाबले, तो भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाएगा।
और ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपकी मुद्रा की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करो, क्योंकि आप जब ज़्यादा निर्यात कर रहे हो तो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट वालों को आपसे उस वस्तु का आयात करने के लिए आपकी ही मुद्रा में उसको क्या करना पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। तो वो आपकी मुद्रा की क्या करेंगे, मांग करेंगे, तो उससे आपकी मुद्रा क्या बढ़ जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो आपकी विनिमय दरें मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए इसमें डिमांड और सप्लाई। अब मान लें भारत का रुपया, अगर भारत निर्यात बहुत ज़्यादा कर रहा है तो भारत की विनिमय दरें मजबूत होती चली जाएगी। इसको सरकार कुछ नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस आधार पर आपके रुपये की डिमांड रहेगी और जिस आधार पर आपके रुपये की सप्लाई रहेगी, उसी आधार पर क्या होगा, आपकी मुद्रा की वैल्यू डिसाइड होगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में विनिमय दर के साथ। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अगर मान लें हम आयात ज़्यादा कर रहा है वस्तु का, तो आयात ज़्यादा कर रहा है मतलब मार्केट में रुपया बहुत बेच रहा है, क्योंकि आयात करने के लिए हम दूसरे लोगों को क्या दे रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों से क्या ले रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, उनको रुपये दे रहे हैं, तो मार्केट में रुपये ज़्यादा आ जाएगा। रुपये ज़्यादा आ जाएगा डॉलर के मुकाबले, तो रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, तो डेफिनेटली उसकी विनिमय दर कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए आयात और निर्यात के आधार पर या उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी कितनी आपूर्ति हो रही है, कितनी डिमांड हो रही है, उसके आधार पर वर्तमान में विनिमय मुद्रा दर है उसका डिसाइड किया जाता है। तभी आपने देखा होगा किसी दिन डॉलर है 76 रुपये पहुँच जाता है, किसी दिन 75 रह जाता है, तो फ्लेक्सिबल होती रहती है। उसका रीज़न यही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर डिसाइड होती है। अब देखो, विनिमय दर को अगर स्थिर मतलब ये होती है विनिमय दर का मतलब मान लें अगर पहले $1 इज इक्वल टू 10 रुपये थे, ठीक है ना, $1 बराबर 10 रुपये थे। अब हमारी मुद्रा है उसका हाँस हो गया, तो अब हो गई $1 बराबर मान लो 20 रुपये हो गए, तो इसका मतलब हमारी मुद्रा कमज़ोर हो गई। इसको स्तर विनिमय दर के आधार पर जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है डीवैल्यूएशन। स्तर विनिमय प्रणाली के आधार पर अगर मुद्रा के विनिमय दर को हाँस को कैलकुलेट करता है तो उसको नाम देते हैं डीवैल्यूएशन। और यही इसको अगर हमारी जो लचीली विनिमय दर प्रणाली के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास या अवमूल्यन। ठीक है। इसके बाद अगर हमारा रिवर्स देखें कि $1 बराबर 20 रुपये था और हमारा रुपये मजबूत हुआ, $1 बराबर 10 रुपये आ गया, तो इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन। किसके आधार पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के आधार पर। और एप्रिसिएशन बोलेंगे इसको किसके आधार पर, लचीली विनिमय दर प्रणाली के आधार पर। दोनों का मतलब तो यही है, एक ही है। रीवैल्यूएशन का मतलब भी हमारी मुद्रा मजबूत हुई है और एप्रिसिएशन का मतलब भी हमारी मुद्रा मजबूत हुई है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसमें स्थिर विनिमय दर के आधार पर इसको ये नाम दिया जाता है और लचीली जो विनिमय दर है उसके आधार पर ये नाम दिया जाता है। और वर्तमान में यही नाम ज़्यादा चलता है क्योंकि इसी के आधार पर विनिमय दर का डिसाइड होता है। अब इस विनिमय दर को दो नामों से देख सकते हैं, एक होता है नॉमिनल विनिमय दर और एक होता है रियल विनिमय दर। नॉमिनल विनिमय दर का मतलब है कि अगर हमने किसी एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष जो विनिमय किया वो करंट ईयर की मुद्रा के आधार पर किया। करंट ईयर में हमारी कितनी वैल्यू है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कितना वो है, तो उसके आधार पर अगर उसको कैलकुलेट करेंगे। चालू वर्ष के समय किसी देश की मुद्रा के किसी अन्य देश की मुद्रा के साथ अगर विनिमय दर किया जाएगा तो वो होगा नॉमिनल, किसमें, करंट ईयर के आधार पर। ठीक है। और रियल क्या होगा, वो होगा बेसिक ईयर के आधार पर, यानी कि जब विनिमय दर का मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाए। और मुद्रास्फीति के साथ का मतलब उसको यदि आधार वर्ष पर कैलकुलेट किया जाए तो होगा क्या, तो उसको बोलेंगे हम रियल मुद्रा विनिमय दर। ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, जैसे कि मान लें वर्तमान में $1 करंट ईयर में $1 बराबर कितने, 50 रुपये। ठीक है। और आधार वर्ष में हमारे आधार वर्ष में हम देख सकते हैं उस टाइम, तो 2000 आधार वर्ष हमारे 2011-12, उस टाइम मान लेते हैं $1 बराबर 20 रुपये थी। ठीक है ना। तो अब अगर मान लें इन दोनों की ये जो 20 रुपये से 50 रुपये हुआ है, अर्थात इसका मतलब ये हो सकता है कि ये भारत में जो 50 रुपये हुआ है, इसका मतलब एक कारण तो हो सकता है कि भारत में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ी है इसलिए रुपये की वैल्यू कम हो गई। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि रुपया मार्केट में ज़्यादा आ गया तो भी उसकी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि लोगों के पास रुपया मार्केट में ज़्यादा आ गया तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड उसकी तुलनात्मक रूप से इतनी है नहीं तो उसकी प्राइस भी घट जाएगी। तो इससे क्या है कि हम किसी देश की इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि भारत की इन्फ्लेशन है, अगर मान लें भारत में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मान लेते हैं कि भारत में मान लें इन्फ्लेशन ज़्यादा है भारत में, तो उसका विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है भारत में, ठीक है ना, इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब वस्तुएँ भारत में क्या है, महंगी है। ठीक है, वस्तुएँ महंगी है और वो वस्तु महंगी है तो ऑब्वियसली वस्तुओं को बाहर से खरीदा जाएगा। जब बाहर से खरीदेंगे तो हमारा आयात बढ़ेगा, और हमारा आयात बढ़ेगा
तो इसका मतलब फिर हमारी विनिमय दर और कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमें पैसा भेजना पड़ेगा और हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। डॉलर की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो फिर हमारा रुपया उसमें कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो इन्फ्लेशन है वो विनिमय दर को और ज़्यादा, मतलब हमारी मुद्रा को और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो इसलिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस आधार पर देखते हैं कि नॉमिनल और रियल में कैलकुलेट किया है। रियल का मतलब आधार वर्ष के आधार पर कैलकुलेट करेंगे कि 2011 में $1 बराबर कितना था, और 2017 में, मतलब आज की ईयर में 2020-21 में $1 बराबर कितना है। इनके आधार पर कैलकुलेट करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब एक तरह से हम इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करें तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कुछ नहीं, हम जैसे मान लें भारत 6 देशों के साथ व्यापार करता है ज़्यादातर चीज़ों का, मान लेते हैं जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया और यूरोपीय यूनियन हो गया। तो इन 6 देशों की मुद्रा, जो ये मुद्रा व्यापार, इनके सबको साझेदारों के साथ एक साथ भारत क्या कर सकता है, अपनी मुद्रा को क्या कर देता है, उसकी दर डिसाइड कर देगा। तो वही है कि किसी देश की मुद्रा का विनिमय दर उसके विभिन्न व्यापारिक साझेदारों की मुद्रा के सापेक्ष जो दर तय की जाती है उसको बोलते हैं प्रभावी विनिमय दर। और जब इसको करंट ईयर पर चेक करेंगे तो इसको बोलेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और जब इसको बेस ईयर पे करेंगे तो इसको बोलेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसलिए इसका नाम है नीर और रीर, ठीक है, ये दो नाम हो गए। इसलिए ये होती है एक्सचेंज रेट। इसके आपको जो बेसिक है वो आपको एक पता होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें वो है भुगतान संतुलन। और भुगतान संतुलन को आपको पता होना चाहिए क्या है, इसमें किस पार्ट में कौन सा वो आता है। यहाँ से भी प्री के सवाल बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। भुगतान संतुलन कुछ नहीं, एक देश का एक निश्चित अवधि में उसके निवासी और गैर निवासियों के बीच कितना आर्थिक लेन देन हुआ। निवासियों का मतलब भारत के निवासी है, वो भारत में रह सकते हैं या बाहर भी रह सकते हैं, है ना। और दूसरी बात गैर निवासी है, वो भारत में रह सकते हैं और बाहर के होंगे। तो उनके बीच में जितना लेन देन होगा उसका एक व्यवस्थित दस्तावेज बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना। तो इसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है IMF के द्वारा, एक सभी देशों को एक ड्राफ्ट दिया जाता है इसका, और सभी देशों के जो केंद्रीय बैंक है वो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसमें राशि दिखाते हैं। और इसमें जो भी राशि दिखाई जाएगी वो डॉलर में दिखाई जाएगी। तो कैसे दिखाते हैं कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत क्या होगा, ऐसे होगा पूरा। इसमें इसका ऊपर नाम लिखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर इसमें खाते होते हैं 2। इसमें 2 खाते हैं, एक होता है चालू अकाउंट और एक होता है पूंजी अकाउंट। चालू अकाउंट है, इसके अंतर्गत आती है, एक होती है दृश्य मद और एक होती है अदृश्य मद। और दृश्य मद का मतलब है वस्तुओं का व्यापार, यानी कि इसको बोलते हैं व्यापार खाता। तो व्यापार खाता है वो चालू खाते का एक भाग है, ध्यान रखना, जिसमें हम वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। और अदृश्य मद की अगर मैं बात करूं तो सेवा, जैसे सेवा में कैसे, पर्यटन। अगर मान लें भारत के लोग विदेशों में, जैसे कोई जर्मनी घूमने गया है, कोई यूरोप घूमने गया है, तो वो तो हमारा माइनस में चला जाएगा। और अगर मान लें अमेरिका के लोग भारत में घूमने आए तो वो हमारे लिए प्लस में हो जाएगा। तो अगर मान लें, कह सकते हैं, अगर पर्यटक हमारे यहाँ ज़्यादा आए और बाहर कम गए तो पर्यटन के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हम सरप्लस में चले जाएंगे। इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत हमारा व्हीकल वहाँ गया, जैसे हमारा जहाज़ वहाँ गया या हमारी एयरलाइन वहाँ गई, जो फ्लाइट है वहाँ गई, तो अगर ज़्यादा हमारी फ़्लाइट वहाँ गई है उनके लिए तो हम प्लस में आ जाएंगे। और हमारे यात्रियों ने उनकी फ़्लाइट से ज़्यादा सवारी की है तो हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसे जाएंगे। तो ये हो गया सेवा का। आय का मतलब लाभ, ब्याज, लाभांश। लाभ का मतलब ये है कि हमारे जो यहाँ से हमारे भारत के जो निवेशक हैं वो विदेश में जाकर के निवेश करते हैं, वहाँ से कंपनियों से प्रॉफिट कमा करके उसको ले आते हैं, एक तो ये होगा। दूसरी ओर विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं, वो बाहर ले जाते हैं। अगर बाहर ले जाने वाला ज़्यादा हुआ और लाने वाला कम हुआ तो हम नेगेटिव चले जाएंगे, और मान लें लाने वाला ज़्यादा हुआ और ले जाने वाला कम हुआ तो हम पॉजिटिव में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बैलेंस पेमेंट है इस तरीके से। इसका ब्याज आपको क्या ध्यान रखना है कि अदृश्य मद में क्या क्या आता है, यही UPSC के या PCS के सवाल होते हैं डायरेक्ट। तो ध्यान रखना, लाभ वो भी अदृश्य मद में आता है, ब्याज भी। ब्याज का मतलब ये है कि हो सके कि हमारे यहाँ की कंपनियों ने या सरकार ने विदेशों से ऋण लिया हो तो उसको जो ब्याज चुकाना है, या हमने कोई ऋण दिया हो विदेशों को तो, या किसी कंपनी को विदेश की को, तो उसको जो ऋण चुकाना है उससे ब्याज होगा, वो किस में आएगा, अदृश्य मद के अंतर्गत। लाभांश वो होगा कि मान लें ये हमारी एक कंपनी है, वो अमेरिका में जाकर व्यापार कर रही है और वहाँ से लाभ कमाती है तो वो यहाँ आएगा। और मान लें अमेरिका की कोई कंपनी भारत में काम कर रही है, यहाँ से लाभ कमा रही है, वो अमेरिका में जाएगा, तो ये भी किस में आएगा, लाभांश में। हस्तांतरण का मतलब वही दान, कि विदेशों के लोग यहाँ कितने दान करते हैं, हमारे लोग विदेशों में कितना दान करते हैं, दान, उपहार, रेमिटेंस, ये सब किस में आएंगी, अदृश्य मदों के अंतर्गत आएंगी, ठीक है।
तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि चालू खाता क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के चालू खाते में दो पार्ट होते हैं, दृश्य मद और अदृश्य मद। दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, और अदृश्य मदों का मतलब जो सेवा, आय और हस्तांतरण प्राप्ति ये शामिल होती है। दूसरी ओर अगर पूंजी खाते को अगर देखा जाए तो इसका एक और खाता होता है पूंजी खाता। पूंजी खाते में आता है निवेश। दूसरा ऋण है, ध्यान, ऋण पे ब्याज चुकाना वो आता है किसमें, अदृश्य मदों के अंतर्गत। लेकिन ऋण है, मूल ऋण है, वो किस में आता है, पूंजी खाते में अंतर्गत आता है। और बैंक के खाते हैं वो भी पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। अभी इनको देखेंगे क्या क्या है। लेकिन अगर आपसे यहाँ एक छोटी सी चीज़ पूछी जाए सवाल कि भारत का आयात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भारत के किस खाते, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा खाता है जो ज़्यादा नेगेटिव जाएगा, तो कौन सा खाता होगा, दृश्य खाता। और ध्यान रखना, भारत का करंट अकाउंट जो डेफिशिएट है, जो कोरोना के टाइम पर थोड़ा कम हो गया, करंट अकाउंट डेफिशिएट का मतलब है इसमें ये सारी मदें हैं ना, इसमें ज़्यादा भारत के बाहर जाता है और भारत के अंदर कम आता है, इसलिए हम करंट अकाउंट डेफिशिएट में चले जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा आयात बहुत ज़्यादा है, निर्यात हमारा कम है, तो इसलिए हम नेगेटिव में चले जाते हैं, घाटे में चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, भारत में अगर चीज़ देखी जाए तो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो ज़्यादा नेगेटिव रहता है बजाय कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट के। क्योंकि देखो हमारे यहाँ निवेश भी अच्छा खासा आता है, एफपीआई भी अच्छा आता है, हमारे लोग ऋण ज़्यादा लेते हैं, तो पूंजी खाते में हमारे यहाँ आता जाता है, ज़्यादा आता है हमारे यहाँ। लेकिन चालू खाते के अंतर्गत अगर यह दृश्य मदों की बात करें तो हमारे नेगेटिव रहता है। अदृश्य मद है, इसमें कभी कभी हमारे यहाँ पॉजिटिव रह जाता है, क्योंकि लोग भी हमारे यहाँ से विदेशों में बहुत काम करते हैं तो उनका पैसा यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर विदेशों के टूरिस्ट बहुत आते हैं भारत में, तो उसका भी पैसा आता है। भारत में लोग दान बहुत देते हैं, मतलब विदेशों के लोग आकर के, जैसे बिल गेट्स आया बिहार में पैसे दे के चला गया, तो वो चीज़ होती है। इसकी वजह से अदृश्य खाता है वो कम घाटे में रहता है, ये ज़्यादा घाटे में रहता है हमारा दृश्य खाता। तो दृश्य मद का अगर दृश्य व्यापार घाटे का मैं देखूं तो व्यापार घाटे का मतलब है आयात ज़्यादा हो निर्यात से, और व्यापार अधिशेष का मतलब है आयात ज़्यादा हो, मतलब निर्यात ज़्यादा हो आयात से। भारत में चालू खाता है वो हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव रहा है। उसका रीज़न क्या है, एक तो हम कच्चे माल हैं, जो कच्चा तेल है उसका 2/3 पार्ट आपको पता है हम आयात करते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको नुकसान पहुँचाता है। सोना है, आपको पता है हमारे यहाँ सोना का बहुत आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोने का उत्पादन तो होता नहीं, और लोग यहाँ सोने की, आपको पता है, आभूषणों के लिए, मंदिरों में रखने के लिए या घरों में रखने के लिए सोना का यूज करते हैं। और ब्याज दर में क्या होता है, ब्याज दर में ऐसा है, अगर मान लें हमारे यहाँ ब्याज दर भारत में, अगर ब्याज दर मान लें सस्ती है, ठीक है, अगर भारत में मान लें ब्याज दर सस्ती है, तो जो भारतीय या महंगी है, मान लें महंगी है, तो महंगी है तो इससे क्या होगा कि जो भारत में जो भारत के निवेशक हैं, प्राइवेट निवेशक है, वो क्या करेंगे, सस्ती ब्याज लेने के लिए अमेरिका से या विदेशों से क्या ले लेंगे, ब्याज पे पैसा ले लेंगे। भाई भारत में अगर किसी को 6% देना पड़ रहा है और अमेरिका में उस व्यक्ति को या यूरोप में किसी अन्य देश से उसको अगर 4% में मिल रहा है, तो वो व्यक्ति अन्य देश से लेगा। अब जब वो व्यक्ति अन्य देश से लेगा तो ब्याज तो चुकाएगा ही उस अन्य देश को, तो ब्याज चुका दिया, ब्याज हमारे यहाँ से गया ज़्यादा, तो वो भी हमारे व्यापार घाटे को बहुत ज़्यादा माइनस कर देता है। इसलिए ध्यान रखना, सरकार हमारे व्यापार खाते को कम करने के लिए कोई सुधार भी लेके आए। जैसे कच्चा तेल है, इसकी डिमांड को कम करने के लिए हम नवीनीकरण ऊर्जा पे फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नवीनीकरण ऊर्जा के जो परिवहन है उनका यूज करें, ताकि कच्चे तेल की जो आपूर्ति है, जो उसकी ज़रूरत है, उस कम की जा सके। दूसरा, सोना के आयात को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमारे यहाँ क्या करते हैं कि सोना हम ले तो लेते हैं, लेकिन सोना को कहीं हम निवेश नहीं करते, घर के अंदर बंद करते थे, तो वो सोना हमारी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं रह पाता। तो इसलिए सरकार चाहती है कि सोना हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बने। अगर ध्यान रखना, हमारे पास सोने की कमी नहीं, लोगों के घरों में इतना भंडार भरा हुआ है, मंदिरों में इतना भरा हुआ है कि हमें अगर हमारे उस सारे सोने को मार्केट में लिया जाए तो हमारे पास जो सोना है वो कहीं किसी के पास भी नहीं होगा। लेकिन हमारे क्या सोना वो इकोनॉमी के यूज से बहुत बाहर है, तो उसको लाने के लिए हमने एक स्वर्ण मुद्रीकरण योजना चलाई थी। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत ये किया गया कि आपका जो सोना है ना वो आपका ही रहेगा, हमारे पास उसको रख दो, हम आपको एक निश्चित ब्याज दे देंगे। तो इससे क्या है कि व्यक्तियों ने, अपने विभिन्न प्रकार के लोगों ने, विभिन्न लोगों ने क्या किया, अपने घर में जो सोना था उसको फिर क्या कर दिया कि यार ये कोई काम आ ही नहीं रहा, ज़रूरत पड़ेगी और निकाल लेंगे, तो उन्होंने क्या है वो जमा करवा दिया। इससे क्या है कि वही पैसा भारत में क्या आ गया, मार्केट में आ गया। तो अब भारत के लोगों की, जिन अन्य लोगों की अगर सोने के लिए ज़रूरत होगी तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से आयात नहीं कर करके हमारे यहीं पैसे जो सोना है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसी में से दूसरे लोगों को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए उसमें घर में रखे हुए सोने को यूज करने के लिए हमने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना चलाई।
इसके अलावा आपको पता है ब्याज दर है, तो महंगाई को कम करने के लिए हम ब्याज दर है उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्याज दर हमारे यहीं कम होगी तो हमारी जो लोग हैं वो बाहर से ऋण ही नहीं लेंगे, तो जब वो बाहर से ऋण नहीं लेंगे तो हमें ब्याज चुकाना भी नहीं पड़ेगा। तो इस आधार पर हम व्यापार घाटे को थोड़ा पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीज़ इसके अंतर्गत आती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दूसरा आता है पूंजी खाता। पूंजी खाते में एक तो आता है निवेश। निवेश में दो चीज़ होती है, एफडीआई और एफपीआई। ये आपको ध्यान रखना है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी निवेशक द्वारा किसी दूसरे देश में शेष देश में जाकर के उसके वहाँ कोई औद्योगिक इकाई स्थापित की जाती है या उसका विस्तार किया जाता है, तो वो उसका होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे कि उस देश के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हो। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है ग्रीन फील्ड फॉर एफडीआई और एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब है कोई नई प्रोजेक्ट खुद ही जाके स्टार्ट करता है, उसमें जाकर के निवेश करता है, वो होता है ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड का मतलब है कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है उसमें खुद और निवेश कर देता है, तो उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड एफडीआई। इसके अलावा एफपीआई की मैं बात करूं तो एफपीआई का मतलब है कि किसी निवेशक द्वारा किसी दूसरे देश के शेयर बॉन्ड में निवेश किया जाता है, कंपनी में नहीं, औद्योगिक क्रियाकलाप में नहीं, बल्कि शेयर और बॉन्ड में, जो इनडायरेक्ट रूप से उस कंपनी को पैसा देता है। ये डायरेक्ट रूप से उस कंपनी को पैसा नहीं देते, ये तो क्या शेयर और बॉन्ड में निवेश करते हैं, उससे पैसा प्रॉफिट कमाते हैं। तो एफपीआई शेयर और बॉन्ड में होने वाला निवेश है। ये तो इनकी एक बेसिक परिभाषा थी, लेकिन इनको इनकी ढंग से डेफिनेशन दी थी अरविंद मायाराम समिति ने। अरविंद मायाराम समिति ने एफडीआई और एफपीआई की परिभाषा दी, उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने बताई वो भी ध्यान रखना है, लेकिन इसको भी ध्यान रखना है। एफडीआई कैसे माना जाएगा, ये अरविंद मायाराम समिति ने क्या बोला कि लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे अधिक का अगर निवेश किया है, चाहे वो शेयर में ही निवेश क्यों ना हो, वो एफडीआई में आएगा। लेकिन कितना परसेंट? लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे अधिक का निवेश। दूसरी बात, अनलिस्टेड कंपनी में किया गया कोई भी निवेश क्या होगा? एफडीआई कहलाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं केवल लिस्टेड कंपनियों में होता है, और जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होगी उसमें कोई निवेश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अनलिस्टेड कंपनियों में क्या होगा? एफडीआई ही होगा, एफपीआई नहीं होगा। ठीक है। ट्रेजरी बिल अभी इनको बताऊंगा, और जीसेक, इन पर कोई एफडीआई नहीं होता। इनको हम देखेंगे अच्छी तरह। ट्रेजरी बिल क्या होता है, जीसेक क्या होता है, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। ट्रेजरी बिल है ये 364 दिन मैक्सिमम इसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है, और जीसेक है इसका मैक्सिमम पीरियड है वो आपको पता है 2 साल, 1-2 साल 3 साल तक भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। तो ये दोनों, इन दोनों पर कोई एफडीआई नहीं हो सकती, यानी कि सरकार के ट्रेजरी बिल को और जीसेक को अगर कोई विदेशी निवेशक खरीदना चाहता है तो नहीं खरीद सकता, वो इसमें निवेश नहीं कर सकता। दूसरी बात, एफडीआई पर अगर रूल रेगुलेशन और कंट्रोल करना है तो आरबीआई करती है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब एफपीआई को उसने क्या बोला, एक तो एफपीआई को रेगुलेट करती है क्योंकि ये शेयर मार्केट से जुड़ी होती है, इसलिए इसको रेगुलेट करेगी कौन? सेबी। इसमें बोलेगा कि सूचीबद्ध कंपनियों में अगर 10% से कम का निवेश, 10% या 10% से अधिक का निवेश है वो तो चल जाएगा एफडीआई में, लेकिन अगर 10% से कम का निवेश है वो एफपीआई में, जिसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, एफपीआई का फुल फॉर्म है। तो पहली बात, सूचीबद्ध कंपनियों में 10% से कम के निवेश को हम एफपीआई बोलेंगे, और अनलिस्टेड कंपनियों में तो आपको पता है कि एफपीआई होता नहीं है। इसके अलावा ट्रेजरी बिल है उसमें भी एफपीआई है, उसमें निवेश नहीं किया जाता, और जीसेक है उसमें है एफपीआई के अंतर्गत निवेश किया जा सकता है। यानी कि इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एफडीआई है वो तो नहीं तो ट्रेजरी बिल में हो सकता है, नहीं जीसेक में हो सकता है, जबकि एफपीआई है वो ट्रेजरी बिल में नहीं हो सकता लेकिन जीसेक में हो सकता है। अब इस एफडीआई को अगर देखें तो एफडीआई के 2 मार्ग होते हैं यहाँ पर आने के लिए। 2 मार्ग में एक होता है स्वचालित मार्ग और एक होता है सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग का मतलब है कोई भी विदेशी निवेशक आए, भारत सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों में निवेश को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अलॉट कर रखा है उन्हें बोलते हैं हम स्वचालित मार्ग। और इसमें भारत के क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है, उसमें 90% जो निवेश है, विदेशी निवेश है, वो क्या करता है? स्वचालित मार्ग से ही होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई निवेशक आए और आकर के भारत में निवेश कर दें, निवेश करने के बाद उसने कोई चीज़ कर दी, उसको पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में निवेश करने के बाद में उसको 30 दिन के अंतर्गत आरबीआई को एक इंटीमेशन देना होगा, कि एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ मैंने यहाँ पर निवेश कर दिया है, बस, बाकी कोई परमिशन नहीं देनी होगी। जबकि सरकारी मार्ग में आपको पता है कि बहुत बड़ी अनुमति की लेनी पड़ती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 11 क्षेत्रों को रखा गया है सरकारी मार्ग के अंतर्गत। और इसमें कैसे होता है, इसमें मान लें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी FIPF
नाम की एक संस्था बनाई, ये FIPB बनाई थी पहले, उसको नाम बदल के नाम कर दिया FIPF, जो इसके अंतर्गत क्या करता है कि कोई FDI निवेश करना चाहता है तो FIPF है जो निवेशकों को ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस देती है, यानी कि कोई आकर के यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है FIPF के बाद, डिप के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करता है कि हाँ मैं भारत में निवेश करता हूँ। इसके बाद इसमें भी ये सीमा है, अगर किसी निवेश कर रहा है कोई 5,000 करोड़ रुपये तक का, और एक निवेश कर रहा है 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का, अगर किसी व्यक्ति ने 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश किया है तो वो क्या करेगा, डिप में ऑनलाइन अपना आवेदन करवाएगा। जैसे ऑनलाइन आवेदन होगा, डिप उस ऑनलाइन आवेदन को मान ले कोई कम संस्था चाहती है कि एग्रीकल्चर में, या मान लो वो चाहती है कि एजुकेशन में निवेश हो भारत में, तो वो क्या करेगा, डिप 5,000 करोड़ से कम का निवेश है तो 5,000 करोड़ से कम के निवेश में क्या आएगा, डिप के पास वो ऑनलाइन क्या करवाएगा। डिप का आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड पॉलिसी, जो वाणिज्य विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड पॉलिसी प्रमोशन कर दिया इसका नाम, ठीक है ना। और ये आता है आपको पता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो देखो मान लें मेरे को, मैं विदेशी निवेशक हूँ और मैं भारत में निवेश करना चाहता हूँ, कितने का, 5,000 करोड़ रुपये का, और मेरा टारगेट है मैं भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करूँ, ठीक है ना। कोई मुझे यूनिवर्सिटी खोलनी है, कुछ भी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिप में ऑनलाइन क्या करूँगा, अपना एप्लीकेशन डालूंगा। इसके बाद डिप के पास से ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होगा, ठीक है ना। रिसीव होने के बाद ये डिप को लगेगा कि यार किस मिनिस्ट्री में, किस विभाग के अंतर्गत खर्च करना चाहता है, तो वो कहेगा कि ये शिक्षा में निवेश करना चाहता है, तो ये उसको कंसर्न मिनिस्ट्री है शिक्षा मंत्रालय के पास भेज देगा। शिक्षा मंत्रालय क्या करेगा, उसको देखेगा, अगर उसको लगे कि हाँ सही चीज़ है तो शिक्षा मंत्रालय क्या करेगा, इसको परमिशन दे देगा। 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश की बात है। अगर निवेश 5,000 करोड़ रुपये से अबव का है तो क्या करेगा, जाएगा डिप के पास, डिप फिर इसको क्या करेगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास भेजेगा, और इसमें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की क्या लगेगी, सिफारिश लगेगी, उसके बाद ही उसमें निवेश किया जाएगा। ये हो गया 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश। इस आधार पर जो सरकारी मार्ग है उसमें निवेश करना बहुत टेढ़ी की हो जाती है। और अभी चीन से आने वाला जो निवेश है वो ज़्यादातर सरकारी मार्ग से ही कर दिया है हमने, क्योंकि हमने पिछले साल एक रूल में चेंज किया था कि भारत की सीमा से या लैंड सीमा से लगने वाले वो समस्त देश, उनको स्वतः मार्ग जो सुविधा है वो प्रोवाइड नहीं होगी, उनको सरकारी मार्ग से निवेश करना पड़ेगा, ठीक है ना। उनको स्वतः मार्ग से निवेश न करके सरकारी मार्ग से निवेश करना पड़ेगा, भारत की सीमा से लगने वाले, भू सीमा से लगने वाले वो देश। लेकिन यदि भारत ने उनके साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट कर रखा है तो उनको ये यहाँ इस बंधन से मुक्ति है, मतलब उन पर नियम लागू नहीं होता। तो आपको पता है कि सीमा से लगे हुए देश कौन से हैं, पाक, चाइना और बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो इसका मतलब 6-7 देश है जो भारत की सीमा से लग रहे हैं, अफगानिस्तान। तो इसमें सरकार ने क्या किया कि आपको पता है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान, इनके साथ तो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट कर रखा है, तो इन पे तो नियम लागू होगा नहीं, तो कुल मिलाकर के नियम लागू होगा पाकिस्तान और चाइना पे। तो ये अब यानी कि पाकिस्तान और चाइना से होने वाला निवेश है वह स्वतः मार्ग से नहीं होकर के सरकारी मार्ग से होगा, तो ताकि सरकार उस पर रेगुलेटिंग कर सके। इसके बाद हमारा पास आता है एक FII और FPI। ये भी कुछ नहीं, FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, जैसे संस्थागत। इसमें क्या होता है कि भारत में जैसे सेबी है, सेबी शेयर मार्केट में कोई संस्था अगर खोलना चाहती है तो उसको पहले सबसे पहले शेयर मार्केट में भारत की जो सेबी है उसमें खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि कोई निवेशक निवेश करना चाहता है, उसको 2 जगह निवेश करना दो जगह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक तो सेबी के अंतर्गत और एक इस कंपनी के अंतर्गत जिसमें वो निवेश करना चाहता है। ये कंपनी म्यूचुअल फंड की हो सकती है, बीमा की हो सकती है। इस आधार पर वो अपना अकाउंट खुलवाएगा, दोनों में उसको अकाउंट खुलवाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसमें वही व्यक्ति निवेश कर सकते हैं जो मिनिमम $50 मिलियन तक का उसके पास पैसा हो, उसके बाद ही उसमें निवेश किया जाता है। किसमें? फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको पता है भारत का ये प्रोसेस सफल नहीं हो पाया। उसके बाद एक मॉडिफाइड रूप लेके आए हम, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या किया, इसमें बोला गया कि नहीं, एक तो इस आपको ज़रूरी नहीं है कि 2 जगह अकाउंट खुलवाने। कोई भी भारतीय नागरिक शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश कर सकता है, उस कंपनी में डायरेक्ट निवेश कर सकता है बिना अकाउंट खुलवाए। सेबी के अंतर्गत ये फैसिलिटी इसमें दी थी। लेकिन इसमें भी वो जो मिनिमम सीमा है वो भी 50 जो मिलियन है वो रखी। तो 50 मिलियन बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों ने इसमें निवेश नहीं किया, तो ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। बाद में सरकार ने FII और ये QFI दोनों को मिला दिया कि इसको दोनों को मिला करके
ये FII और QFI दोनों है ना, क्वालिफाइड, जो अभी मैंने बताई थी, इन दोनों को सरकार ने बाद में मिला दिया और वर्तमान में हमारे पास दो ही चीज़ चलती है, वो है FPI और FDI, और वो दोनों मैंने बताई दी। लेकिन इस FPI के अंतर्गत प्रोविज़न वही किए थे। इसमें दो शब्द आपको एक तो ध्यान से सुनने हैं। एक होता है किसी कंपनी की चुकता पूंजी और एक होती है किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी। दो शब्द इनको ध्यान रखना, ये भी आपको डायरेक्ट मिलेंगे। चुकता पूंजी और अधिकृत पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी है वह पूंजी या वो शेयर जिसे कंपनी की क्षमता है कि सबसे ज़्यादा वो अधिकतम शेयर जिसको कोई कंपनी जारी कर सकती है, मैक्सिमम उसकी क्षमता है कि इतने शेयर वो जारी कर सकती है, और उसके बावजूद भी उसका खुद का मैनेजमेंट रहता है और खुद का कंट्रोल रहेगा। जैसे मान लें कोई कंपनी है 100%, तो वो कंपनी 51% शेयर अपने पास रखने चाहेगी, तो 49% शेयर है उसको वो इशू कर सकती है, तो इसको बोलते हैं उसकी अधिकृत पूंजी। इसमें से मान लें उसने 20% शेयर इशू किए, तो ये हो गई उसकी चुकता पूंजी, यानी कि शेयरों की वह संख्या जो कंपनी द्वारा शेयर धारकों के लिए इशू कर दी, वो हो गई आपकी चुकता पूंजी। अधिकृत वो मैक्सिमम इशू कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए 49 मैक्सिमम इसलिए रखी गई है क्योंकि 49 के बाद अगर वो शेयर बेचेगी तो इससे उस कंपनी का कंट्रोल उससे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अपना मेजोरिटी बनाए रखने के लिए वो 49% तक ही अपना शेयर बेचेगी। तो इसलिए यह हो सकता है कि वो और कम भी शेयर और कम भी कर सकती है, लेकिन किसी एक शेयर धारक को इतना ज़्यादा शेयर नहीं देगी कि वो मालिक बन जाए। तो ऑब्वियसली वो उसकी अधिकृत पूंजी होगी, जितना वो अधिकतम शेयर जारी कर सकती है, और जितने उसने जारी कर दिए वो उसकी चुकता पूंजी होगी, ठीक है। तो अब FPI के अंतर्गत क्या प्रोविज़न किया गया है वो ध्यान रखना। किसी भी भारतीय कंपनी में चुकता पूंजी 10% से निवेश ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक कंपनी में कोई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है वो इतना ज़्यादा ना हो चुकता पूंजी, मतलब मान लो उस कंपनी ने 100 शेयर बेचे हैं, तो विदेशी कंपनी FPI के अंतर्गत केवल 10 शेयर ही ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लेगी। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है कि मान लें आज किसी कंपनी के 100 शेयर, अगर ये लिमिटेशन नहीं होता 100 शेयर वो विदेशी कंपनी ले लेती, कल के जाके उस कंपनी 100 शेयर को बेच करके गिरा करके चली जाती, तो भारत में जो कंपनी थी वो डूब जाती। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें सीमाएं लगा दी, ठीक है ना। और इसके बाद कहा गया है कि सभी FPI का कुल निवेश और भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी से 24% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि टोटल चुकता पूंजी से 24% हर कंपनी में। जैसे भारत की 100 सारी कंपनी है, उसका मार्केट मान लें 1000, उसका पूरा मार्केट है वो 1000 करोड़ का है, तो वो केवल उसके 24% जो शेयर है उसमें ही निवेश कर सकती है, इसमें ऐसा बोला गया। और गैर सूचीबद्ध कंपनी पर आपको पता है कोई FPI होती ही नहीं। इसके बाद आता है हम ऋण पर। ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक संप्रभु ऋण हो गया, एक वाणिज्यिक ऋण हो गया। संप्रभु ऋण क्या होता है? अगर एक देश द्वारा किसी दूसरे देश से या दूसरी कोई संस्था से लिया जाता है, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रुपये लिया जाता है, तो वो हो गया संप्रभु ऋण। तो संप्रभु ऋण का मतलब है कोई देश है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से या किसी देश से मैत्रीतापूर्ण व्यवहार की वजह से जो ऋण लेता है वो हो गया उसका संप्रभु ऋण। जैसे मान लें भारत है, भारत ने अब बुलेट ट्रेन डेवलप करने के लिए जापान ने उसको क्या दिया? ऋण दिया है। तो जापान ने ऋण दिया वो संप्रभु ऋण है, और उस पर ब्याज दर 1%, 0.5% है, तो उस पर ब्याज दर भी बहुत सस्ती रहती है इस पर संप्रभु ऋण पर। और वाणिज्यिक ऋण जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से किसी विदेशी कंपनी से अगर कोई देश ऋण लेता है तो वो होता है वाणिज्यिक ऋण, और आपको पता है उसमें तो ब्याज दर ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो ऋण ही इसलिए दिया गया है ताकि उसको लाभ हो। इसके बाद 3 अकाउंट है, ये ध्यान रखना, इनके सवाल भी डायरेक्ट मिल जाते हैं कभी कभी। एक होता है FCNR अकाउंट। FCNR के अकाउंट की फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो FCNR अकाउंट की सबसे पहली खास बात यह है कि ये फिक्स अकाउंट है, फिक्स डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक बार जमा कराओगे तो एक बार निकाल पाओगे, और इसमें यह है कि आप उसको 1 साल के लिए जमा करा सकते हो, अधिकतम 5 साल के लिए जमा करा सकते हो। तो पहली बात ये सावधि जमा खाता है ना। इसमें इसके द्वारा भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनकी बचत को आकर्षित करने के लिए हमने ये प्रोविज़न ये अकाउंट है इसको लेके आए। और इसमें यह है कि भारत से बाहर रहने वाले सेलेक्टेड मुद्राओं में, सेलेक्टेड मुद्राएं कौन सी? जैसे डॉलर, यूरो, येन और पाउंड में, इन मुद्राओं के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? वो इसमें जमा करवा सकते हैं फिक्स टर्म डिपॉजिट के अंतर्गत। और फिक्स टर्म डिपॉजिट का मतलब उसकी न्यूनतम अवधि 1 साल होगी और उसकी मैक्सिमम अवधि 5 साल होगी इस अंतर्गत। तो इस खाते के अंदर 3 चीज़ रखनी है, एक तो सावधि जमा खाता है, दूसरा भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए फैसिलिटीज़ है, तीसरा ये हर विदेशी मुद्रा के लिए उपलब्ध नहीं बल्कि कुछ लिमिटेड विदेशी मुद्रा के लिए उपलब्ध है,
और चौथा, इसके क्या है कि मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 साल के लिए वो ऐसा कर सकता है, जमा करवा सकता है। एक होता है एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसका मतलब यह है कि भारत से बाहर रह रहे वो लोगों के लिए ये अकाउंट है। और ये अकाउंट मांग जमा है, यानी कितनी, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं इसको। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है कि कितनी बार जमा कराओ, कितनी बार निकालो, कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं होती, कोई फिक्स्ड अवधि आपको बाइंडिंग नहीं की जाती। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, वो सब दोनों क्या है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। इसका उद्देश्य भारत से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बचत को हमारे यहाँ अट्रैक्ट करना, क्योंकि भारत से बाहर जो काम कर रहे हैं उनको पैसा या तो जैसे अरब देशों में कर रहे हैं तो उसको दीनार मिलेगी, अमेरिका में कर रहा है डॉलर मिलेगा, तो हमारे यहाँ डॉलर ज़्यादा आ जाए, इसलिए उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई है। और इसमें किसी भी विदेशी मुद्रा को जमा कर सकते हैं, ध्यान रखना। जबकि FCNR में केवल उसको 4-5 मुद्रा है, उन्हीं की अनुमति थी। इसमें सारी मुद्राओं की उसको अनुमति है, वो किसी भी देश की मुद्रा को इसमें निवेश मतलब इसमें जमा करवा सकता है और भारत में निकाल सकता है। इसके अलावा एक होता है NRO अकाउंट। ये भी एक तरह से मांग अकाउंट है, जो मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की तरह कितनी बार निकाल सकते हो, जमा करवा सकते हो। इसका उद्देश्य भी है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि NRO के अकाउंट के अंतर्गत, क्योंकि पहली बार ये अकाउंट है, किसके लिए होता है, तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट है ये, जो उन लोगों के लिए होता है जो भारत से बाहर रह रहे हो, लेकिन वो भारत के हो और भारत में उनकी कोई प्रॉपर्टी हो। तो उसको क्या है, जैसे मान लें कोई व्यक्ति है भारत का है, ठीक है ना, और भारत में उसकी प्रॉपर्टी है, कोई रुपया है उसका, प्रॉपर्टी है कुछ भी, और वो अमेरिका में रहता है। अब उस पैसे को क्या, उस प्रॉपर्टी को या उस पैसे को अमेरिका में भेजना चाहता है, तो इस NRO अकाउंट में क्या कर सकता है, उस पैसे को जमा करवा करके अमेरिका में निकाल सकता है। तो ये क्या है कि भारत से बाहर इसमें पैसा जाता है, ध्यान रखना, NRO अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये अकाउंट हो गए। इसके बाद आपको पता है डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, ये मुख्य रूप से जमा की गई अवधि के आधार पर इनको, मतलब अवधि और शर्तों के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है कि आपको जमा कराने में तो कोई लिमिटेशन नहीं होगी, निकालने में कोई लिमिटेशन नहीं होती, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में उस पर लिमिटेशन की जाती है। और टर्म डिपॉजिट के अंतर्गत ये होता था कि आपको निकालने की अनुमति सिर्फ एक ही बार होगी, जमा कराने की अवधि भी एक बार या कुछ सीमित आधार पर होगी। जैसे अगर मैं डिमांड डिपॉजिट की मैं बात करूँ, तो डिमांड डिपॉजिट में क्या आ रहा है, करंट अकाउंट आ रहा है। करंट अकाउंट आपने देखा होगा, करंट अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें दिन में 50 बार निकालो, 50 बार जमा करवाओ। जैसे इसका विशेषकर व्यापारियों के जो अकाउंट होते हैं या जो ये वेंडर होते हैं, इनके अकाउंट होते हैं, वो करंट अकाउंट के होते हैं, और उसमें उनको ब्याज दर नहीं मिलती, ध्यान रखना। करंट अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट की बात करूँ तो आप इसमें दिन में 50 बार निकाल सकते, जमा करा सकते हो, लेकिन निकालने की एक सीमा होती है। जैसे ATM से आप दिन में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये निकाल सकते हो, 40,000 निकाल सकते हो। तो इसलिए सेविंग अकाउंट में जमा कितनी बार करवा सकते हो, निकालने के लिए कुछ सीमा है, लेकिन इस पर ब्याज दर मिलता है 4%। इसके बाद टर्म डिपॉजिट अकाउंट में 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है रिकरिंग अकाउंट और एक होता है फिक्स अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट में यह है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कोई मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड जमा करा रखी है और उसमें हर महीने आपको 5-5 हज़ार रुपये जा रहा है, तो वो आपको क्या होगा, रिकरिंग अकाउंट हो गया। और आपको पता है कि 5 साल अवधि होने के बाद ही मिलेंगे, तो निकाल आप एक बार सकते हो और जमा हर महीने करा रहे हो। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर किसी पेरेंट्स ने वो दिया है, तो 18 साल की उम्र तक वो हर महीने अपने जो बेटी के खाते में, वो हो सके 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, एक सीमा है, उसको क्या कर सकते, जितना उसने ले रखा है उतना वो रुपये जमा कराएगा हर महीने। तो उसमें जमा करवाएगा महीने बाई महीने में एक बार, या उसकी अगर कई बार ऐसा होता है महीने में एक बार, साल में एक बार, 6 महीने एक बार, उसकी एक लिमिटेशन होती है उसके आधार पर। लेकिन निकाल उसको एक ही बार दे सकता है जब उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, जब, लेकिन इसमें ब्याज थोड़ा अच्छा मिलता है। और फिक्स है, फिक्स डिपॉजिट ये होती है कि आप एक बार जमा करवा, एक बार निकाल सकते हो, लेकिन उसमें ब्याज दर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी आप देखें हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो आपको पता है उसमें एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, और छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, इन तीनों को मिलाकर के होता है हमारा कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आपके पास 2 परिस्थिति में बताऊंगा, और इन 2 परिस्थितियों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, कैसे समझदारी के सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए, बस इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको देखते हैं हम, जो आपको एक बहुत ही थोड़ा सा समझने की बात है। बस अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के दोनों अकाउंटों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी समझ में आएगी कि सबसे पहले अगर भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट,
अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्लस में रहा, प्लस का मतलब है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डॉलर या विदेशी मुद्रा आई और रुपया बहुत कम मात्रा में गया, यानी कि हमारा निर्यात ज़्यादा रहा, आयात कम रहा, या हमारे यहाँ एफडीआई ज़्यादा आई, है ना, हमारे लोगों ने विदेश से कम ऋण लिया, मतलब ब्याज कम दिया, ऋण ज़्यादा लिया, तो इस कुल मिला करके पॉजिटिव का मतलब है कि हम सरप्लस में रह गए। ठीक है ना। तो अगर हम मान लें पॉजिटिव रह गए, तो पॉजिटिव रहने का मतलब है कि बाज़ार में अगर हम पॉजिटिव रह गए, मान लें हमारी स्थिति पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारे मार्केट में देखेंगे तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आ जाएगा। डॉलर को एक मुद्रा के रूप में कैलकुलेट किया था इसलिए, अर्थात हमारे पास विदेशी मुद्रा या डॉलर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना। अब बाज़ार में डॉलर की पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। अब डॉलर की पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी और मांग उसकी उतनी है जितनी पहले थी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि डॉलर की कीमत गिर जाएगी। जब उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डॉलर की कीमत गिर जाएगी। अब डॉलर की कीमत गिरेगी, मान लो पहले $1 बराबर 50 रुपये था, अब $1 बराबर 40 रुपये हो गया। इसका मतलब रुपये का क्या हो गया, अधिमूल्यन हो गया। इसमें क्या है कि जब बीओपी पॉजिटिव होगा तो हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, रुपये का अधिमूल्यन हो जाएगा, है ना। अब अधिमूल्यन होने की वजह से या रुपये का अधिमूल्यन हो गया मान लें, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये अधिमूल्यन होने के बाद क्या है कि ये आयातकों को तो फायदा है, जो आयात करते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का, उनके लिए फ़ायदा है। क्योंकि अगर कोई भारत का जो व्यक्ति था, वो अगर $2 की वो वस्तु आ रही थी, तो उसके बदले पहले वो 100 रुपये दे रहा था, अब उसको 80 रुपये ही देना पड़ेंगे। तो जब भी रुपये का अधिमूल्यन होगा आयातकों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन निर्यातकों के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लें $1 पहले 20 रुपये था, $1 बराबर पहले 40 रुपये था, और घट करके डॉलर की वैल्यू हो गई $1 बराबर 20 रुपये, ये हो गया अधिमूल्यन। ठीक है ना, यानी भारतीय रुपये की वैल्यू बढ़ गई। अब मान लें विदेश में भारत में पहले एक कपड़ा था, उस कपड़े की केवल 20 रुपये कीमत थी, तो अमेरिका का व्यक्ति भारत में $1 दे करके 2 कपड़ा ले जा सकता था यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब वो एक ही कपड़ा ले जाएगा, तो अब कितने, जो पहले 2 वस्तुओं का निर्यात हो रहा था, अब वो एक ही वस्तुओं का निर्यात होगा। अर्थात चूँकि जब उनकी मुद्रा महंगी हो, उनकी मुद्रा जब सस्ती हो जाएगी, तो भारतीय मार्केट से उनको वस्तु खरीदने में महंगा लगेगा, इसलिए वो क्या करेंगे, निर्यात वो खरीदेंगे नहीं, तो इससे हमारा निर्यात रुक जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी मुद्रा का अधिमूल्यन होता है तो आयातकों के लिए तो अच्छा रहता है क्योंकि उनको सस्ती मिल जाती है, लेकिन निर्यातकों के लिए नुकसान होता है क्योंकि निर्यात घट जाता है। अब इसलिए ऐसी स्थिति ना रहे, इस इम्बैलेंस की स्थिति ना रहे, इसको बैलेंस करने के लिए फिर आरबीआई क्या करेगी इसमें कि मार्केट में क्या होगा, डॉलर है वो कम है, तो फिर आरबीआई के पास खुद के पास जो मार्केट डॉलर स्टोर होता है उसको मार्केट में डालती है और रुपया को मार्केट से खींच लेती है। तो फिर मार्केट में डॉलर और रुपया एक तरह से बैलेंस में आ जाएंगे और उससे डॉलर की कीमत फिर बढ़ जाएगी और दोनों बैलेंस हो जाएगी। और इतना बैलेंस हम करेंगे कि वो आयातकों के लिए भी नुकसानदायक ना हो और निर्यातकों के लिए भी नुकसानदायक ना हो। तो इस प्रकार जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है तब इस प्रकार का काम किया जाता है। दोबारा बताता हूँ, अगर मान लो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब मार्केट में डॉलर ज़्यादा है रुपयों से, अर्थात डॉलर की वैल्यू घट जाएगी, अर्थात रुपये की वैल्यू अधिमूल्यन हो जाएगा। अधिमूल्यन हो जाएगा तो आयातकों के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन निर्यातकों के लिए माइनस पॉइंट है। तो चूंकि हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें अपनी मुद्रा को कमज़ोर में लाना होगा, इसलिए मार्केट में क्या करेंगे, ये ज़्यादा रुपया कम है तो इसको मार्केट में और डाल देंगे, और अगर डॉलर कम है तो डॉलर भी और मार्केट में डाल देंगे, मतलब डॉलर जो मार्केट में है उसको खींच लेंगे। तो इस तरीके से बराबर में ले आएंगे इनको बैलेंस में, ताकि इतना बैलेंस बन जाए कि ये हमारे आयात निर्यात को ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। ठीक है ना, ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पॉजिटिव होता है तब क्या करते हैं हम मार्केट में उस डॉलर है कम डॉलर है उसको ज़्यादा डॉलर डाल देते हैं मार्केट में, सॉरी डॉलर ज़्यादा होता है उसको ले लेते हैं मार्केट से। ठीक है ना, क्योंकि इसमें डॉलर ज़्यादा आ जाएगा, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाएगा तो मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो डॉलर ज़्यादा आने की वजह से उसकी कीमत गिर जाएगी, इसलिए आरबीआई क्या करेगी, उस डॉलर को खींच लेगी, अपने पास जमा कर लेगी और मार्केट में पैसा भेज देगी ताकि बैलेंस बढ़ जाए। इसके बाद अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट में डॉलर कम होगा, रुपया ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो रुपया ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ खरीदेंगे रुपये में खरीदेंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे रुपये में खरीदेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि हमारे रुपये की जो डिमांड, मतलब रुपये की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और कीमत उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इससे क्या है कि रुपये का क्या हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा। जैसे $1 बराबर पहले 20 रुपये था,
अब $1 बराबर 40 रुपये हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें निर्यातकों के लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि अब अमेरिका के लोग भारत से ज़्यादा आयात कर मतलब ज़्यादा आयात करेंगे, जो हमारे लिए निर्यातक होगा। लेकिन इसमें आयातकों को नुकसान होता है, क्योंकि पहले उनको एक वस्तु खरीदने में अगर $1 देना पड़ रहा था तो 20 रुपये की खरीद लेते थे, अब उसको 40 रुपये देना पड़ेगा, तो आयातकों के लिए कि हानिकारक हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आयातक? ऐसी स्थिति में चूँकि आपको पता है कि भारत में आयात ज़्यादा किया जाता है, तो इससे हमारा बैलेंस पेमेंट और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा अगर हमने इस तरीके का व्यवहार अगर डॉलर मजबूत रहा तो RBI क्या करेगी? इस स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए RBI क्या करेगी कि इसका रीज़न क्या है कि मार्केट में डॉलर कम है, इसलिए डॉलर महंगा हो गया। तो क्या करेंगी RBI? अपने पास रखे हुए डॉलर को मार्केट में डाल देगी और मार्केट में डॉलर की सप्लाई ज़्यादा बढ़ा देगी। इससे क्या होगी? डॉलर और रुपये दोनों बैलेंस में आ जाएंगे, तो दोनों की जो विनिमय दर है वो पूर्व स्थिति में आ जाएगी। अब 1991 में भारत के पास हुआ ऐसा ही था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। हमारे पास अब नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब डॉलर है वो मार्केट में कम हो गया। अब मार्केट में डॉलर बढ़ाने के लिए हमारे पास डॉलर भी तो होने चाहिए थे, लेकिन 1991 के पास हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं थे, इसलिए हमें फिर जाना पड़ा IMF, और IMF से लाए फिर डॉलर और फिर उनको डाला मार्केट में, फिर जा करके हमने बैलेंस किया इन चीज़ों को। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या इफेक्ट पड़ता है, यह आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। पॉजिटिव रहेगा तो रुपया मजबूत होगा, नेगेटिव रहेगा तो रुपया कमजोर होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद आता है विदेशी मुद्रा भंडार की। अगर मैं बात करूँ भारत में, तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीज़ होती है? सबसे ज़्यादा होता है विदेशी मुद्रा भंडार जो RBI उनका स्टोर करता है। एक होता है विदेशी मुद्रा विभिन्न देशों की, चाहे वो येन पाउंड है या मतलब येन है या यूरो है या डॉलर है, ये सब विदेशी मुद्रा भंडार में जाएंगे। और दूसरा सोना, ठीक है ना। और तीसरा SDR जिसे बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार, इसको हम बताऊँगा क्या होता है। और एक होता है RTP रिवर्स ट्रांसपोजिशन। ये 4 चीज़ मतलब मुख्य रूप से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार जो RBI के अंतर्गत होते हैं उसमें पाई जाती है। अगर आपसे पूछे विदेशी मुद्रा भंडार में क्या आते हैं, तो 4 चीज़ आती हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे SDR क्या है, तो SDR मुख्य रूप से एक स्पेशल विशेष आहरण राइट होता है। और इसमें क्या होता है कि SDR की शुरुआत ये क्या होता है, IMF के अंतर्गत इसको एक लेखांकन की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। ध्यान रखा है, कोई मुद्रा नहीं है, SDR कोई मुद्रा नहीं बल्कि लेखांकन की इकाई है। इसके अंतर्गत मान लें IMF ने जो देश IMF का सदस्य होता है, वो IMF ने जितनी अपनी हिस्सेदारी देता है उसी अनुपात में उनको SDR अलॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो SDR अलॉट हो जाता है। SDR अलॉट होता है 75% अपनी मुद्रा में और 25% SDR में। मतलब इसका मतलब यह है कि भारत अगर मान लें 1 बिलियन अगर IMF में देता है अपनी हिस्सेदारी $1 मिलियन की, तो उसमें 75% देगा वो अपनी मुद्रा में और 25% देगा उस भारत को उस हिस्सेदारी के बदले मिलने वाला SDR के रूप में। तो SDR क्या होती है? एक लेखांकन की इकाई होती है IMF की, न तो ये कोई मुद्रा होती है, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसका जो एक SDR की 1 यूनिट बनने के लिए अगर मैं बोलूँ तो उसमें 42% डॉलर होगा। जैसे मैं बोलूँ अगर 100 SDR बनाना है तो 100 SDR कब बनेंगे? जब उसमें $42 होंगे, उसमें 32 पाउंड होंगे, उसमें 11 युआन होगा, उसमें 8 यूरो होंगे और उसमें 8 येन होंगे। इन सबको मिला करके एक SDR बनती है, ठीक है ना। तो एक SDR में अगर उसकी हिस्सेदारी देखें, है ना, तो आपके एक SDR की अगर 1000 SDR आपके पास है तो उसकी वैल्यू है कि $420, 320 पाउंड, 110 वो हो जाएगा और 880 आपके पास यूरो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इन सबको मिलाकर के बनता है एक SDR। तो SDR क्या है? एक इकाई है जो इन सभी मुद्राओं का समावेशन को एक इकाई के रूप में माना जाता है और ये हर देश को IMF से दी जाती है। और कब दी जाती है? जितना वो देश अपनी हिस्सेदारी IMF करता है उसी अनुपात में उसको SDR मिलता है और इसका समायोजन भी किया जाता है। इनकी हिस्सेदारी बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो इसका प्रत्येक 5 साल में किया जाता है, ध्यान रखना। और SDR में भारत की मुद्रा तो शामिल है नहीं इसमें तो 5 देशों की मुद्रा है, डॉलर, पाउंड, युआन, यूरो और येन। यही मुद्रा SDR के अंतर्गत शामिल होती है। तो SDR एक यूनिट है। RTP क्या है? RTP वह हिस्सा है SDR का, जैसे SDR भारत की मान लें, भारत ने अब मतलब हिस्सेदारी बढ़ाई, भारत की 4 SDR यूनिट मिलेगी, मतलब SDR मिलेगी भारत को। तो इस 4 में से भारत SDR का वो हिस्सा जो भारत अपने लिए प्रयोग कर लेता है या मान उसको किसी दूसरे देश को देता है, जैसे बांग्लादेश को ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो भारत कहेगा यार मेरे को ज़रूरत नहीं, ये 4 SDR में से मेरे 2 SDR तू यूज कर ले।
तो जो हिस्सा SDR से निकाल दिया जाता है या किसी अन्य देश की मदद के लिए दे दिया जाता है तो इसको बोलते हैं RTP, रिवर्स, है ना, ट्रांसपोजिशन। और ये RTP वाला सवाल लास्ट ईयर UPSC में भी आया था। तो इसलिए ऐसे शब्दावलियों के सवाल हैं, वो चाहे PCS हो चाहे UPSC हो, उसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन शब्दावलियों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में कि RTP क्या है, SDR क्या है। अगर इनको डिफाइन करना समझ गए, फिर आप समझ गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा। और देखो सारी चीज़ें कॉमन सेंस की, पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा आई, अर्थात ज़्यादा आएगा हमारे पास, विदेश से आएगा क्या, विदेशी मुद्रा, जैसे कि डॉलर ज़्यादा आ जाएगा, और डॉलर ज़्यादा आ जाएगा, डॉलर भारत में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक उसकी क्या हो जाएगी, कीमत गिर जाएगी, तो रुपये की कीमत बढ़ जाएगी। रुपये की कीमत बढ़ेगी तो अर्थात रुपये का अधिमूल्यन हो गया, अधिमूल्यन हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ निर्यात है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए भारत से वस्तु खरीदना महंगी हो जाएगी, तो नहीं खरीदेंगे ज़्यादा। और आयात है वो हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पहले $1 के लिए हमें 40 रुपये देने पड़े थे, अब $1 के हमें 20 रुपये देने पड़ेंगे, तो हमारे आयातों को फायदा हो जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस में करने के लिए RBI क्या करेगी, वो मार्केट में रुपया कम है, ज़्यादा है, उसको अपने पास खींच लेगी। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव आया, इसका मतलब मार्केट में डॉलर कम है और रुपया की वैल्यू घट जाएगी, मार्केट डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। उससे क्या है कि निर्यातकों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन आयातकों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उनको $1 के बदले जब पहले 20 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 के बदले उन्हें 40 रुपये देने पड़ेंगे, तो इससे उनको नुकसान होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए RBI क्या करेगी, मार्केट में डॉलर डाल करके रुपये और डॉलर का जो वैल्यू है उसको बैलेंस में लाया जाएगा। ये होता है RBI का फंडा, ठीक है। SDR आपकी समझ में आ गई, RTP भी आपकी समझ में आ गई। तो ये इकोनॉमी की जो मेजर पार्ट थे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसको आपको बारीकी से समझना है, एक एक को समझना है, और कोई डाउट हो तो आपको पूछ लेना। और इसी के साथ इसको यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद ज़्यादा नहीं है, कुछ मेन चीज़ें लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है। बाकी करंट की चीज़ तो नॉर्मली आपने देख ली होंगी, और करंट कुछ नहीं है, इनसे घूम फिर के ही करंट बनेगी, ठीक है ना। और बाकी आप अपने इकोनॉमिक सर्वे बजट है उसको कंटिन्यू आपने पढ़ा है, उसका रिविजन करते रहिए, और बाकी थोड़ा बहुत करंट में जो चीज़ ब्रीफली रहेगी उसको हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।